नट्टू राम अपनी पत्नी चतुरी के साथ गांव में एक ढाबा चलाता था। उसकी पत्नी चतुरी खाना तो बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन थोड़ी लालची थी। एक रोज उनके ढाबे पर खाना खा रहा ग्राहक नट्टू राम को आवाज लगाता है। नट्टू भैया, अरे ओ नट्टू भैया, कहाँ हो? क्या हो गया भाई, पानी चाहिए क्या? अरे पानी नहीं चाहिए नट्टू भैया, अरे थोड़ी सब्जी और ला के दे दो। देखो अभी हमारी एक रोटी बची हुई है। ठीक है, अभी लाते हैं। नट्टू उस ग्राहक को एक कटोरी सब्जी देने ही जा रहा था कि तभी चतुरी उसे टोकती है। अरे ये खाली सब्जी लिए कहाँ चले? चतुरी, ग्राहक को देने जा रहे हैं, वो उसकी अभी एक रोटी बाकी है ना, इसलिए। कोई जरूरत नहीं है। अरे एक थाली के जितने पैसे होते हैं उससे ज्यादा खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर उस ग्राहक को क्या कहूँ? कह दो इतने पैसे में इतना ही खाना मिलेगा, ज्यादा खाना चाहिए तो ज्यादा पैसे लगेंगे। तभी ढाबे पर कुछ और लोग आते हैं और चतुरी उन्हें खाना देने के लिए चली जाती है और नट्टू वैसा ही करता है जैसा चतुरी उसे कहती है, जिससे वो ग्राहक नट्टू से बहस करने लगता है। अरे थोड़ी सब्जी क्या मांग ली, पैसे चाहिए आपको? अरे ओ भाइयों, देखो कैसी बातें कर रहे हैं। अरे ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है? अरे यहाँ बहस मत करो, ढाबा हमारा है, कितने पैसों में कितना खाना मिलेगा ये भी हम ही तय करेंगे। यहाँ कोई मुफ्त का खाना नहीं बट रहा। अरे इतनी लालची औरत हमने कभी नहीं देखी। लोग ग्राहक को भगवान समझते हैं और ये तो इंसान तक नहीं समझती। ऐसा ही रहा ना तो जल्द ही इसका ना ढाबा बंद हो जाएगा, देख लेना गाँव वालों। ये कहता हुआ वो बची हुई आधी रोटी छोड़कर वहां से चला जाता है और लोग चतुरी का अपने ग्राहक के प्रति ये व्यवहार देखकर हैरान रह जाते हैं। समय बीतता है और आए दिन अपने लालच के चलते कभी चतुरी के खाने के दाम बढ़ जाते हैं तो कभी वो लोगों के खाने की मात्रा कम कर दिया करती थी। जितनी भीड़ पहले उनके ढाबे पर आती थी वो अब धीरे धीरे छटने लगी थी। एक रोज नट्टू शाम को सब्जियां काट रहा होता है कि तभी चतुरी ढाबे के बर्तन पटकने लगती है। क्या करत हो चतुरी, ऐसे बर्तन पटकने से तो ग्राहक नहीं आएंगे ना। अरे तो कैसे आएंगे, जब से वो आदमी ढाबे पर कलेश करके गया है तब से तो अच्छा खासा चलता हुआ ढाबा भी बंद पड़ गया है। चतुरी, बुरा लगेगा तुमको, लेकिन सच कह रहे हैं, ढाबे का ये दुर्दशा तुम की हो। नट्टू के मुंह से ये सच सुनकर चतुरी उसे घूरने लगती है। तभी उनके ढाबे पर कुछ लोगों की भीड़ आ जाती है, जिन्हें देखकर चतुरी मुस्कुराते हुए उनके पास जाती है। आप सभी यहाँ खाना खाने आए हैं? हाँ, ये बताइए आपके ढाबे पर सबसे सस्ता खाना क्या मिलता है जिससे मेरी भूख मिट सके? हाय टीचर, खाने से पहले ही दाम पूछ रहा है मुआ। ठीक है, तो आप 30 थाली लगा दीजिए। वो क्या है ना, पास में एक फैक्ट्री है, हम सभी वहीं काम करते हैं। वो क्या है ना, आज फैक्ट्री में डिब्बे वाला नहीं आया है तो हम सब यहाँ चले आए। जल्दी खाना दीजिए, बहुत भूख लगी है। शंकर की बात सुनकर चतुरी की आंखें चमक जाती है, क्योंकि उनका ढाबा तो वैसे ही नहीं चल रहा था, लेकिन आज अचानक इतने सारे लोग, ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और फटाफट सारा खाना बनाकर गरम गरम उन लोगों को परोस देते हैं। आपके ढाबे का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ तो आप लोग रोज यहाँ खाना खाने आएंगे ना? रोज इतना चलकर नहीं आ सकते हम लोग। अगर आप लोग हमारी फैक्ट्री में डिब्बे की सुविधा उपलब्ध करा दे तो सही रहेगा। हमारे ढाबे पर सबसे सस्ती थाली 50 रुपए की है, जिसमें आपकी चावल, दाल, सब्जी और सलाद मिल जाएगा। मतलब कि आप अपने ढाबे का खाना डिब्बे में भरवाकर हमारी फैक्ट्री में भिजवाइए, जिससे हमें स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा और आप लोगों को कमाई का दूसरा साधन प्राप्त होगा। अगर आप लोग चाहे तो मैं अपने फैक्ट्री के मालिक से बात कर सकता हूँ। ये बातें सुनकर चतुरी को शंकर कुबेर के खजाने की तरह दिखाई देने लगता है, जो कि उन पर पैसों की बारिश कर रहा हो। चतुरी उसे तुरंत हाँ कर देती है। ऐसे वो दोनों अपने डब्बे का काम भी शुरू कर देते हैं, जिनसे उनकी कमाई भी काफी बढ़ जाती है। तभी एक रोज जब नट्टू गाड़ी लेकर डब्बे पहुंचाने फैक्ट्री जा रहा होता है तो रास्ते में गांव की एक औरत उसकी गाड़ी के आगे आकर अचानक से रुक जाती है। अरे, मरने का इरादा है क्या तुम्हारा? हम काहे मरेंगे, मरे हमारे दुश्मन। वैसे नट्टू भैया, जब से ढाबे से डब्बों का व्यापार शुरू किया है तब से तो तुम किसी से बात तक नहीं करते हो। ऐसी बात नहीं है फुलवा, वो डब्बे पहुंचाने दूर जाना पड़ता है, आने जाने में ही सारा समय निकल जाता है, फिर ढाबे का काम भी तो देखना पड़ता है।
सही है। फुलवा इतना कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन उनकी ये बातें पेड़ के पीछे खड़ा एक आदमी सुन रहा होता है। चतुरी और नट्टू का डब्बों का व्यापार काफी अच्छा चल रहा था। बहुत समय हो गया है, खाने का रेट फैक्ट्री वालों के लिए हमने वही का वही रखा हुआ है। हमें खाने के दाम में बढ़ोतरी करनी चाहिए। देखो चतुरी, अच्छा खासा डब्बों का व्यापार चल रहा है, तो काहे इसमें लालच करत हो। भगवान की दया से अब तो ढाबे पर भी ग्राहक आते हैं। वैसे भी 3 महीने ही तो हुए हैं डब्बे का व्यापार चालू किए। कम से कम 6 महीना तो हो जाने दो, फिर दाम बढ़ाने के बारे में सोच लेंगे। अभी कहाँ जल्दी है। ठीक है, मैं तो बस एक बात कह रही थी, तुम तो मुझे भाषण ही देने लग जाते हो। जाओ डब्बे पहुंचा कर आओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। नट्टू डब्बे लेकर फैक्ट्री की ओर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो वो टायर बदलने में लग जाता है। तभी एक आदमी अपना चेहरा ढके हुए पीछे की तरफ से गाड़ी में रखे हुए डब्बों में कुछ पाउडर मिला देता है। कुछ ही देर में नट्टू का टायर लग जाता है और वो गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। तो दोनों पति पत्नी ने डब्बे का व्यापार भी शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन इनके ढाबे की तरह इनका व्यापार भी बंद करवा के रहूंगा। शाम के समय चतुरी और नट्टू दोनों ढाबे पर काम कर रहे होते हैं कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़कर गांव के अस्पताल ले जाती है, जहां उनके डब्बे का खाना खाकर फैक्ट्री के लोग बीमार पड़े होते हैं। हाय दैया, हमने तो खाने में कोई मिलावट नहीं की थी। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों बेकसूर हैं। ये सब देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और चतुरी रो रो कर खुद को बेकसूर बताने लग जाती है कि तभी जिस आदमी ने खाने में पाउडर मिलाया था, वो वहीं अस्पताल में दौड़ता हुआ शंकर को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। ये क्या हो गया? शंकर, शंकर, उठ मेरे भाई, उठ। मुझे नहीं पता था भाई कि वो मिलावटी खाना तेरी फैक्ट्री में जाएगा। साहब, इसे कैसे पता कि खाना मिलावटी है, जबकि हम तो इसे जानते भी नहीं है साहब। तभी पुलिस उस आदमी से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि फैक्ट्री में काम करने वाला शंकर उसका भाई है। इस तरह वो अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लेता है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर बंद कर देती है और चतुरी और नट्टू बेकसूर साबित हो जाते हैं। इस घटना से सबक लेकर चतुरी ढाबे पर आने वाले सभी ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है और अब उनका ढाबा और डब्बे का व्यापार दोनों ही बहुत अच्छे चलने लग जाते हैं। राजू फटे चिटे कपड़ों में एक मंदिर के बाहर भिखारियों के बीच कटोरी लेकर मंदिर में आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहा था। तभी चमचमाती साड़ी पहने एक औरत मंदिर से बाहर निकलती है। तभी राजू कहता है, ए माई, भगवान के नाम पे कुछ खाने को दे दे। माई 2 दिन से भूखे हैं हम। हे यू डर्टी भिखारी, पीछे रहो। मेरी 3000 की साड़ी को छूना भी मत। 3000? इतने पैसे में तो अपन भिखारी से अमीर बन जाएगा। कुछ खाने को ही दे दे माई। डोंट कॉल मी माई। और ये लो 10 रुपए। इतना कहकर वो औरत अपने पर्स से 10 रुपए निकालकर उसके कटोरे की तरफ फेंकती है, लेकिन नोट कटोरे में ना जाकर सड़क के किनारे गिरता है। तो राजू भिखारी उस औरत को घूरते हुए कहता है, ओ माई, अपन भिखारी है, भीख में दिए पैसे जरूर लेते हैं, लेकिन फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। ओहो, है भिखारी और डायलॉग अमिताभ बच्चन वाले मार रहा है। कोई नहीं, मैं अपने फेंके हुए पैसे खुद ही उठा लेती हूँ। हाँ, उठा लेना। कितना भाव खाती है माई, भीख ही तो मांगी थी तुमसे। कौन सा तुम्हारी किडनी मांग ली थी हमने। इतना कहकर राजू भिखारी अपनी गर्दन पर हाथ फेरता हुआ वहाँ से चला जाता है और वो औरत हैरानी से देखती रह जाती है। राजू एक बिंदास भिखारी था जो मंदिर के बाहर भीख मांगने का काम किया करता था। वो भिखारी जरूर था, लेकिन कभी भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता था और कोई कुछ भी कहे उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। एक रोज वो अपने भिखारी दोस्त गुल्लू के पास जाता है, जो गाना गाते हुए भीख मांग रहा था। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 10 रुपए दोगे, वो 10 लाख देगा। ओ साहब जी, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। ए गुल्लू, तू जो पुराने स्टाइल में गाना गाकर भीख मांग रहा है ना, तेरी फटीचर आवाज सुनकर ना भगवान के नाम पे 10 लाख तो नहीं देंगे तुझे, लेकिन 10 लाख जरूर देंगे। साले भिखारी होके भिखारी दोस्त का मजाक उड़ाता है। हाँ तो क्या, मजाक होकर भिखारी दोस्त को उड़ाऊं? अरे तेरे को कितनी बार बोला है कि भीख मांगने स्टाइल थोड़ा अपडेट करने का।
अभी क्या गाने की जगह ढोल बजा के भीख मांगू? वो बोल ही रहा था कि तभी एक कार अचानक उन्हें टक्कर मारने वाली थी कि उनके बहुत करीब आकर वो कार एकदम से ब्रेक लगा लेती है, जिससे गुल्लू और राजू एकदम घबरा जाते हैं। तभी कार में से 2 लड़कियां बाहर आती है और तभी गुल्लू कहता है, अरे गरीब भिखारियों को कुचल कर मारने का इरादा है क्या? माफ करना भिखारी भैया, कार चलाते हुए बैलेंस बिगड़ गया, पर मैंने समय पर ब्रेक लगा दी थी। भिखारी भैया? हाँ तो क्या, भिखारी सैया बुलाएं? तुम भिखारियों को भी सड़क के बीच में आकर भीख मांगने की क्या खुजली रहती है? अरे ओ मैडम, अभी तुम्हारी गलती के चक्कर में हमारे प्राण पखेरु हो जाते तो कौन जिम्मेदारी लेता? जिम्मेदारी बाय फुट। देखो भिखारी, तुम मरे तो नहीं ना? चलो रास्ते से हटो अब। रितिका, तू कैसे बात कर रही है? गलती हमारी है, हमें माफ कर दीजिए। तभी आरुषि अपनी गाड़ी के रखे कुछ फल निकालकर राजू और उसके भिखारी दोस्त को देती है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। राजू आरुषि को देखकर देखता रह जाता है, तो आरुषि भी कार के शीशे से राजू को देखती है। समय बीतता है। एक रोज रेड लाइट होने पर आरुषि अपनी गाड़ी रोकती है, तो वही सिग्नल पर उसे राजू भीख मांगता नजर आता है। वो उसे देखकर गाड़ी से उतरती ही है कि तभी एक ट्रक आकर आरुषि की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये देखकर आरुषि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी राजू की नजर बेहोश आरुषि पर जाती है और वो उसे अपनी गोद में उठाए क्लिनिक लेकर जाता है, जहां डॉक्टर के पूछने पर वो आरुषि को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। कुछ देर में जब आरुषि को होश आता है, तो वो राजू को अपने पास बैठा देखकर कहती है, अरे तुम तो वही भिखारी हो ना जो। भिखारी? तुम एक भिखारी की गर्लफ्रेंड हो? गर्लफ्रेंड? मैं एक अमीर लड़की हूँ नर्स, मैं कैसे? ओहो, क्या जमाना आ गया, भिखारी के अमीर गर्लफ्रेंड है, बताओ। देखो शांत हो जाओ। अगर मैं इन लोगों को बताता ना अपन भिखारी है, भीख मांगता है, तो ये लोग अपने क्लिनिक में हमको घुसने नहीं देता। इसलिए अपन को झूठ बोलना पड़ा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अच्छा कोई नहीं, तुमने एक अनजान भिखारी होकर भी मुझे क्लिनिक पहुंचाने में मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे अच्छा हुआ तुम कार से निकल गई, वरना तुम यहाँ नहीं मुर्दा घर में होती। हे भिखारी की गर्लफ्रेंड, ये लो अपनी दवाइयाँ, समय से ले लेना। और हाँ भिखारी भाई, काउंटर पे बिल भरते जाना। नर्स, उसका नाम राजू है और बिल उसकी ये गर्लफ्रेंड भर देगी, ठीक है? चलो राजू। इतना कहकर आरुषि राजू का हाथ पकड़ती है और उसके साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में वो अपने फ्लैट पर पहुँचती है। उसकी दोस्त उसके सर पर बैंडेज देखकर घबराते हुए पूछती है, ये सर पर चोट कैसे आई तुझे? और गाड़ी कहाँ है तेरी? कुछ बोलना आरुषि। रितिका, तुझे वो भिखारी याद है? कौन? वो दो भिखारी जिनके ऊपर चढ़ते चढ़ते रह गई थी हमारी गाड़ी। हाँ, उनमें से जो वो दूसरे वाला था ना, आज उसकी वजह से ही मैं मरते मरते बची हूँ। तुझे पता है, मेरी इतनी महंगी गाड़ी को एक ट्रक ने कुचल दिया। वो तो गनीमत थी कि वो राजू भिखारी को देखने के लिए मैं गाड़ी से उतर गई, वरना मैं तो ऊपर ही पहुँच गई होती। और पता है, वो मुझे क्लिनिक भी लेकर गया। हाँ ठीक है ना, अगली बार मिलेगा तो भीख में 2-4 हजार दे देंगे। तू अपना सोच, चल कमरे में। रितिका आरुषि को उसके कमरे में लेकर जाती है, लेकिन अब आरुषि के ख्यालों में भिखारी राजू के ही सपने गूंज रहे थे। सुबह जब वो अपने दोस्त के साथ मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, तभी उसे राजू मंदिर के बाहर दिखता है और कहता है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा। माफ करना, पैसे तो नहीं है, क्या भीख में तुम मेरा दिल ले सकते हो? अरे तुम मुझ भिखारी का मजाक बना रही हो? बिल्कुल नहीं, कल तुमने मेरी मदद करके इस अमीर लड़की का दिल छीन लिया, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ये सुनकर रितिका को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। तभी वो आरुषि को खींचकर गाड़ी में बिठाती है और कहती है, लगता है कल तेरे सर में कोई गहरी चोट लगी है और तेरे पास क्या कमी है जो तुझे इस भिखारी की गर्लफ्रेंड बनना है? अरे हर लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाकियों से अलग हो, तो बस मिल गया मुझे मेरा यूनिक भिखारी बॉयफ्रेंड। कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना? हे भगवान, उसे यूनिकनेस नहीं बॉडम पना कहते हैं, नालायक लड़की। अरे लड़कियां अपने अमीर बॉयफ्रेंड से गिफ्ट मांग मांग कर उन्हें भिखारी बनाती हैं, ये तो सुना था। लेकिन तू जैसी पहली बॉडम होगी जो अमीर लड़की होकर भिखारी को ही बॉयफ्रेंड बना रही है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? तू ना चुप रह, मैं जा रही हूँ उससे बात करने। अरे बॉडम रुक जा, तू भी भिखारन बनकर ही मानेगी क्या? आरुषि रितिका की एक नहीं सुनती
और अपनी कार से उतरकर राजू से बात करने चली जाती है। राजू उसका प्रपोजल सुनकर सख्ते में पड़ जाता है, लेकिन उसे हाँ भी कर देता है। जिसके बाद वो दिन में भीख मांगता और शाम को अपनी अमीर गर्लफ्रेंड से मिलने जाया करता। एक रोज आरुषि उसे गिफ्ट में एक बढ़िया सी शर्ट पैंट पहनने को देती है, जिसे पहनकर एक टैग लगाया हुआ चश्मा डालकर भीख मांगने वो मंदिर पर आता है। तो उसे देखकर उसका दोस्त कहता है, अरे साहब कुछ खाने को दे दो, अरे दे दो ना साहब। साहब नहीं रे गुल्लू, मैं राजू भिखारी, जिससे तेरी गहरी है यारी। राजू तू तो भिखारी से साहब बन गया रे। तेरी अमीर गर्लफ्रेंड ने तो तेरे को कपड़ा दिया, 1 मिनट, लेकिन ये अंधा वाला चश्मा क्यों दे दिया? तेरी आंखन में दिक्कत है क्या? अरे ओ गुल्लू, उसने खाली शर्ट पहन दिया था अपन को। ये जो चश्मा है ना, ये अपन ने खुद के भीख के चिल्ले से खरीदेला है। वैसे राजू, अमीर लड़की लोगों के दिमागी माला खाली होता है क्या? तेरे जैसे भिखारी को बॉयफ्रेंड बना लिया और तू भी मस्त मस्त कपड़े पहनकर भीख मांगने आया है। तेरे को तो देख के कोई भीख भी नहीं देगा। चल निकल यहाँ से। हाँ, जाता हूँ ना। और ना, मेरी अमीर गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बोलने का। शाम को राजू आरुषि से मिलने एक पार्क में जाता है, तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है। जैसे ही वो आती है, राजू अपने हाथ पीछे कर लेता है। तभी आरुषि के जिद करने पर वो उसे अपना लाया तोहफा दिखाता है, जो कि एक पीतल का कटोरा था, जिसे देते हुए वो कहता है, मेरे को ना समझ नहीं आया कि गिफ्ट में क्या देना चाहिए, तो मैं कटोरा ले आया। वाह, अब बस ये मत कह देना कि चलो सिग्नल पर भीख मांगने की डेट पर चलते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। इसी कटोरे से ना मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगी। ओहो, मैं भी क्या गुस्सा कर रही हूँ। अब भिखारी की अमीर गर्लफ्रेंड हूँ तो तोहफे में कटोरा ही मिलेगा ना। तो वड़ा पाव खाने चले मेरी अमीर गर्लफ्रेंड। हाँ, मुझ भिखारी की अमीर गर्लफ्रेंड की किस्मत में यही तो रह गया है। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे के लिए कई बड़े बड़े घरों की लड़कियों के रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। एक रोज जब वो लड़कियों की फोटो लेकर अपने बेटे अशोक को दिखाने जाती है, तो वो उससे हिचकिचाते हुए कहता है, वो माँ, मुझे एक लड़की पसंद है पहले से ही। अरे तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? बता, खाम मैं तेरे रिश्ते के लिए कहाँ कहाँ चक्कर नहीं लगा रही। बता, लड़की कैसी है, क्या नाम है? माँ, उसका नाम आदर्शी है। वो साउथ इंडियन है, मतलब यहाँ जॉब करती है। फैमिली उसकी केरला में रहती है। साउथ की लड़की पसंद आई तुझे? अब समझ में आया तो ये साउथ की फिल्में क्यों बार बार देखता है। अरे उसकी तो भाषा, खान पान सब अलग होगा ना। एक साउथ इंडियन बहू को कैसे झेलूंगी मैं? माँ, मैंने आपको सच बताया है और मेरा फैसला सुन लो कि मैं उसी से शादी करूँगा। हाँ। बेटे की ये बात सुनकर सुमित्रा सोचती है कि कहीं बेटा खुद से शादी कर बहू ना ले आए, इसलिए वो उसकी खुशी के लिए घर में ही साउथ इंडियन बहू लाने को तैयार हो जाती है। समय बीतता है, सब बातचीत पूरी कर आदर्शी और अशोक की शादी हो जाती है। शादी में जहां आदर्शी साउथ इंडियन साड़ी में होती है, तो वहीं अशोक ने कुर्ता पजामा पहना होता है। उनकी जोड़ी देख सभी लोग उन्हें मन से आशीर्वाद देते हैं। ससुराल में आदर्शी का गृह प्रवेश होता है, तो आदर्शी अपनी सास से कहती है, अयो अम्मा, अभी तो कितना रस्म बाकी होता। अम्मा देख ले नालायक, तेरी बीवी को मैं बुढ़िया अम्मा नजर आ रही हूँ। माँ, साउथ में माँ को अम्मा ही कहते हैं। हाँ अम्मा, बोलो, अभी हम अपना रूम में जाए कि और कुछ भी करवाएगा तुम? नहीं नहीं बहू, अभी मैं कुछ नहीं करवाएगा, मतलब करवाएगी। तू जा आराम कर। आदर्शी और अशोक अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह सुमित्रा मंदिर से लौटती है, तो खाने की टेबल पर बैठा अशोक उसे नाश्ते के लिए बुलाते हुए कहता है, माँ, आ गई आप, आइए नाश्ता कर लीजिए। क्या नाश्ता करूँ? बहू ने अपने यहाँ का वही इडली डोसा बनाया होगा ना, है ना बहू? अम्मा, किसने बोली आपको? मैं तो ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। आप पहले टेबल के नजदीक में आके खाना तो देखो तो सही। अच्छा, ऐसा भी क्या क्या पकवान बना दिया मेरी साउथ इंडियन बहू ने, देखूं तो जरा। इतना कहकर सुमित्रा पूजा की थाली मंदिर में रखकर खाने की टेबल की तरफ जाती है और टेबल पर लगा सारा चाइनीज खाना देखकर कहती है, ये सब क्या बनाया है बहू तूने? अम्मा, ये सब मेरी पसंद का चाइनीज खाना है। वो मेरे को आपका पसंद का आइडिया नहीं था, तो मैं अपनी पसंद का खाना बनाया। मतलब चाइनीज खाना खाने वाली तो साउथ इंडियन है, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझको अच्छा लगता।
ये चाइनीज खाना, ये वेज हक्का नूडल, स्प्रिंग रोल, हनी चिली पटेटो, ये सब खाने में बहुत टेस्टी लगता। अब एक बार खा कर तो देखो। बहू तूने अपनी पसंद से ये चाइनीज खाना बनाया है तो तू ही खा, मैं इन सलाद से ही काम चला लूंगी। अयो कितना वंडरफुल औरत है आप अम्मा। ये चाइनीज खाना अब मैं अकेली एंजॉय करेगी। इतना कहकर वो झट से खाने के लिए बैठ जाती है और सुमित्रा चाइनीज खाना खाते हुए अपनी साउथ इंडियन बहू को बड़ी हैरानी से घूर घूर कर देखने लगती है। समय बीतता है। एक रोज गली में अपनी पड़ोसन रेखा से बात करते हुए वो कहती है, अरे रेखा, खाने का तो पूछ मत। जब से ये साउथ इंडियन बहू आई है ना, घर में दाल चावल कम, हक्का चाउमीन और वो मोमो ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये सब तो का कहते हैं वो चाइनीज खाना है गो। हाँ, वही चाइनीज खाना। लेकिन तेरी बहू तो साउथ की होगी ना, बाको तो सांबर बड़ो भातो होगो। लगा तो मुझे भी यही था, पर ऐसा नहीं है ना। इसको तो चाइनीज खाना ऐसे पसंद है मानो बचपन से वही खाती आ रही हो। जाको मतलब तेरी बहू वैसे तो साउथ की हैगी, लेकिन वाकी जुबान को चाइनीज खाने को चस्का लगो है। वैसे आजकल ये कोई बड़ी बात ना है, चाइनीज खाना तो आजकल पूरा देश खा रहे है। पता है, लेकिन इतना नहीं खा रहा होगा जितना मेरी ये साउथ इंडियन बहू खाती है। कोई बात ना, तुझे ना पसंद हो तो मेरे घर भिजवा दिया कर, मुझे तो बड़ो पसंद है चाइनीज खाना। चुप कर तू, बातों बातों में शाम की चाय का समय हो गया और पता भी नहीं चला। अच्छा चल, मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा घर जाती है और अपनी बहू को चाय के लिए आवाज लगाती है तो उसकी बहू सूप पीते हुए वहाँ आती है और उससे कहती है, अम्मा थोड़ा वेट करो, मैं मंचो सूप पीता, इसको फिनिश करने के बाद मैं टी बनाने जाता। क्या कहा? मनचाहा सूप? ऐसा भी कोई सूप होता है क्या? अयो अम्मा, मनचाहा नहीं, मनचाओ सूप, ये चाइनीज सूप होता, एकदम टेस्टी और हेल्थी। बहू तो सांभर पीने की जगह ये क्या मंचू मंचा सूप पी रही है। खैर, जो भी पी रही है जल्दी पी और मुझे कड़क सी चाय पिला दे। जी अम्मा, 2 मिनट दो मेरे को, मैं अब भी चाय बनाता। तभी आदर्शी एक सांस में सूप खत्म कर चाय बनाने किचन में चली जाती है। समय बीतता है। सास की अपनी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू के साथ ठीक ठाक कट ही रही थी कि एक रोज सुमित्रा की बड़ी बहन और उसका पति उनके घर आते हैं। हाय जीजी, कितने दिनों पर मुझसे मिलने आई हो? और जीजा जी ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तुम्हारी बहन की सेवा में जिंदगी घिस रहा हूँ बस। अरे सुमित्रा, अपनी बहू से तो मिलवा दे, सभी रिश्तेदार कह रहे थे बड़ी सुंदर बहू लाई है तू। हाँ हाँ जीजी, अभी बुलाती हूँ। बहू, बहू जरा बाहर तो आ जा। अपनी सास की आवाज सुनते ही आदर्शी बाहर आती है और हाथ जोड़कर कहती है, वड़कम, माई सेल्फ आदर्शी, अम्मा का बहू। कौन सी अम्मा की बहू? सुमित्रा, ये तेरी बहू नहीं है क्या? अरे जीजी, इसके वहाँ साउथ में ऐसे ही बोलते हैं तो मुझे अम्मा ही बोलती है। हाय दैया, ये इडली सांभर बहू लाई है तू सुमित्रा। बुढ़ापे में भी चटोरी जुबान है तुम्हारी बहन की, बहू को भी इडली डोसा बता रही हो भगवान। हाँ तो यही सब तो खाते हैं ये लोग। हाँ जीजी, पर ये नहीं खाती ना, ये मेरी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू है। क्या मतलब? मतलब मैं साउथ से है, लेकिन खाना मुझे चाइनीज अच्छा लगता। हाँ हाँ बस बहू, अभी परिचय हो गया हो तो जा जरा चाय नाश्ता ले आ अब। ओके अम्मा। सुमित्रा की अनोखी बहू को देखकर घर आए मेहमान हैरान हो जाते हैं। एक रोज दोपहर के समय सुमित्रा और उसकी बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। सुमित्रा, बहू तो बड़ी समझदार है तेरी, लेकिन मुझे लगा साउथ इंडियन है तो उसके हाथों का बना उत्पम और सांबर वड़ा भरपेट खाऊंगी, लेकिन तेरी बहू तो चाइनीज खाती है और वही बनाती है। हाँ जीजी, वो तो मैंने थोड़ा बहुत रोटी सब्जी दाल चावल ये सब बनाना सिखा दिया है, तो अब मेरे लिए वही बनाती है। मानना पड़ेगा, ये चाइनीज खाना कुछ ज्यादा ही फैलता जा रहा है। वैसे मैं कहती हूँ आज खाना बाहर से ही मंगवा लेते हैं, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ मंगवा लो। हाँ हाँ, तुम तो ठूसने के लिए ही तैयार बैठे हो। उनकी सारी बातें दूर खड़ी आदर्शी भी सुन लेती है। शाम को जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाली टेबल देखकर अशोक कहता है, क्या हुआ मौसा जी, खाना अभी तक डिलीवर नहीं हुआ क्या? पता नहीं, ऑर्डर तो मैंने किया था। अरे बहू को पता होगा, बहू कहाँ है? तभी आदर्शी किचन से खाना लिए बाहर आती है और सारा खाना टेबल पर लगा देती है। खाने में सारी डिश साउथ इंडियन देखकर अशोक कहता है, क्या बात है, आज तो साउथ इंडियन खाने की दावत होगी। पर ये सब ऑर्डर किसने किया? अम्मा, ये सब ऑर्डर नहीं किया,
मैं घर में बनाया। आप लोगों को क्या लगती चाइनीज खाना खाने वाली आपकी साउथ इंडियन बहू को और कुछ बनाना नहीं आती? मैं चाइनीज खाना पसंद करती, लेकिन बनाना सब कुछ आती मेरे को। अरे वाह बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। बहू ये सब हमारे लिए है, तू भी खाने वाली है क्या ये? अम्मा मैंने आपके लिए मंचूरियन बनाया, लेकिन मैं चाइनीज के साथ ये सब भी खाएगी। वाह मेरी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू, मान गई तुझे, सबको खुश कर दिया तूने तो। जिसके बाद आदर्शी अपने परिवार के साथ मिलकर खाना खाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।